गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी एसएससी जेई चैनल। माय नेम इज अविनाश कुमार और हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर एनालिसिस की। हमने बात शुरू की थी लास्ट क्लास के अंदर। मैंने आप लोगों से बात शुरू की थी स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी के बारे में। कुछ लोगों के डाउट्स आए मेरे पास, कुछ लोगों के पर्सनल मैसेजेस आए मेरे पास कि सर कुछ कुछ समझ में नहीं आया इसके बारे में, कुछ कुछ रिपीट कर दीजिए, कुछ कुछ इसको इम्प्रोवाइज कर दीजिए, कुछ क्वेश्चंस करवा दीजिए। तो मैं उसी सिलसिले में आज जो है डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी के आपको कंसेप्ट्स रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। उसको मॉडिफाइड करके आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। टुडे विल डिस्कस अबाउट डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी इन डिटेल, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे शुरू इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की और कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेहतरीन जो आपको पूछे जा सकते हैं इन द एसएससी एग्जामिनेशंस आल्सो। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, let me introduce myself. My name is Avinash Kumar and I have secured All India Rank 4 in SSC JEE 2017. इसके अलावा भी मैंने SSC क्वालिफाइड किया है, but that I have not written here. इसके अलावा गेट मैंने 3 टाइम क्वालिफाई किया है with the best rank of 225 और ESE मेंस मैंने 2 बार क्वालिफाई किया है, ठीक है। Okay, so I am BTech from NIT Jaipur and I have a experience of teaching of more than 2 years. From last 2 years I've been teaching for GATE, ESE, SSC, JEE and all other technical examination that is happening in India, ठीक है। And the subjects जो मैं डील करता हूँ mainly are strength of materials, RCC, structure, transportation, soil mechanics. All these topics I discuss in detail. Fluid mechanics जो है मैं in the special class discuss कर रहा हूँ. You can go in the special class section. You can search my profile अविनाश झा, वहाँ पे आपको स्पेशल क्लास के अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चर की दोनों की क्लास आपको 0 से आपको हीरो तक के लेवल पे मिल जाएगी, ठीक है। एंड यू कैन यूज दिस कोड इफ यू वांट टू ज्वाइन प्लस सब्सक्रिप्शन। क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फायदे हैं उस चीज़ के, मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ। रिमेंबर दिस कोड अविनाश 11, keep in mind this code Avinash 11 and you will get 10% instant off on all Unacademy plus subscription all throughout. चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, if your relatives and friends are preparing for any other examinations, they can use this code and you will get 10% instant off in the this examination. और जो particularly technical exams हैं, अगर उनकी तैयारी कर रहे हैं आप, in that you will get my personalized guidance and you can connect with me if you use my code and I'll help you out in the examination till the end of the examination, right? क्या क्या benefits है plus subscription के? There are live classes are there, crash courses are there, rank improvement batches are there. These are the benefits. Other benefits are जो बच्चे साउथ इंडिया से आ रहे हैं, for them there are English batches, doubt clearing sessions, these are very important. डाउट क्लियर होंगे तो एग्जाम क्लियर होगा, सिंपल फंडा है मेरा। मैं यही बोलता हूँ सबको, डाउट्स क्रिएट होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, डाउट्स क्लियर नहीं होना इज अ प्रॉब्लम। तो इसीलिए ऑन द प्लस सेक्शन देयर इज अ सेपरेट क्लास, आफ्टर एवरी 3 क्लास देयर इज अ क्लास ऑफ डाउट क्लियरिंग सेशन। तो अगर जो कोई डाउट आप क्लास में डिस्कस नहीं कर पाए हैं, क्लास में नहीं पूछ पाए हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे, वो आप डाउट क्लियरिंग सेशन में पूछ सकते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर्ड वे में होने के कारण प्लस सब्सक्रिप्शन comes out to be a very effective and very useful tool for the succeeding in the examination, ठीक है। there are weekly tests are also there जहाँ पे आप खुद का एनालिसिस कर सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्या आपका प्रोसेस है for this particular thing is you have to pick a goal, click on get subscription and you have to pick the time period you are going for, 12 months, 24 months, whatever suits you according to your examination preparation. You can use this code, you will use this code, you will get 10% off and you can connect with me directly for any further future guidances. सारे पेमेंट मेथड आपके पास अवेलेबल हैं एंड यू कैन यूज EMI ऑप्शंस आल्सो देयर। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल है। यू हैव टू यूज दिस कोड अविनाश 11 एंड यू विल गेट ऑल द डिस्काउंट्स एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। ये आपका टेलीग्राम पेज है जहाँ पे आप लोगों को PDFs अवेलेबल हो जाती हैं एंड दिस इज योर फेसबुक पेज जहाँ पे आप कनेक्ट होके यू कैन कनेक्ट विद द कम्युनिटी ऑफ मोर देन 10,000 मेंबर्स, राइट। ओके, शुरू करते हैं। विदाउट एनी डिले वी स्टार्ट द क्लास। टुडे आई विल डिस्कस द डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी इन डिटेल अगेन। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से बात कर ली थी, बट आई विल रिपीट दिस एंड few good questions will be discussed here. First of all, definitions मैंने यहाँ पे लिख दी है। I will presented you in this particular fashion. I have presented you in this particular fashion so that you got to understand in a clear manner, ठीक है।
static indeterminacy, if the number of independent static equilibrium equations is not sufficient for solving all the external and internal forces, support reactions and member forces in a system, then the system is said to be statically indeterminate. मैंने कल बताया था आप लोगों को कि अगर आपके पास unknown forces ज़्यादा हैं as compared to equilibrium equation, in that case what will happen is the structure will be statically indeterminate. ये मेथड्स थे, मैंने आपको बताया था कल, मैंने फॉर्मूला डिस्कस भी किया था. आई हैव राइटेड डाउन इन द स्ट्रक्चर्ड मैनर. मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दिया है, यू कैन नोट इट डाउन ऑन योर नोटबुक, और इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी. ठीक है. द वैल्यू ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इन द केस ऑफ रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम्स इज 3m प्लस r माइनस 3j माइनस r मैंने आपको बताया था, r इज द एक्सटर्नल रिडंडेंसी. ठीक है, एक्सटर्नल redundancy. And for the 3D frames, the formula will be 6m plus r minus 6j. 6m plus r minus 6j. मैंने आपको कल बताया था the number of unknowns in a particular joint is equal to 6 for the case of space frames. The static indeterminacy in a structure can be of two part, external indeterminacy and internal indeterminacy. मैंने आपको बताया था DSE कैसे निकालना है, r-3 where r is the number of unknown reactions and जो आपका internal indeterminacy है that is calculated by total indeterminacy minus DSE. Total indeterminacy minus DSE. This was the formula I have discussed yesterday also. बेसिक आपका डिवीजन की तरह हो जाएगा आपका ये. ठीक है. आपकी अगर आपको इंटरनल इंडिटरमिनेसी निकालनी हो तो यू कैन कैलकुलेट बाय दिस मेथड आल्सो. यू कैन कैलकुलेट इट एज DSI is equals to 3 times of number of cuts required to make a frame into an open tree like structure. मैंने आपको ये चीज़ इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि सिंपल अगर आपको इंटरनल इंडिटरमिनेसी निकालनी हो तो यू कैन सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द टोटल इंडिटरमिनेसी द एक्सटर्नल वन, DS माइनस DSE यू कैन कैलकुलेट. लेकिन अगर आपको जानना ही है कि सर मुझे मेथड बताई दीजिए मुझे मेथड, तो यू कैन यूज दिस मेथड दैट 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म द स्ट्रक्चर एज ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर. अब ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्या मतलब होता है? सपोज ये आपका फ्रेम है, इस फ्रेम की बात करते हैं, इस फ्रेम की. इन दिस फ्रेम अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ चलना, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड मूव अलॉन्ग द स्ट्रक्चर, यू कैन फाइंड दैट in this particular loop what will happen is I start from this point and I will finish at this point. तो ये एक आपका ट्री लाइक स्ट्रक्चर हो गया, आपका एक क्लोज लूप हो गया. जहाँ भी आपको क्लोज लूप दिखे वहाँ पे एक कट लगा देना है. यहाँ पे मैंने एक कट लगा दिया, यहाँ पे मैंने एक कट लगा दिया. तो नंबर ऑफ कट्स दैट नीड टू बी रिक्वायर्ड, दैट नीड टू बी डन इज इक्वल्स टू 2 in this case. So the internal indeterminacy will be equal to 3 into 2 that is equals to 6. इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूला से भी चेक करेंगे, that will comes out to be same, लेकिन आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. चलिए, सो आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल. इसके अंदर आपको निकालना है टोटल इंडिटरमिनेसी. अगर निकालना है आपको, दिस इज अ प्लेन फ्रेम, दिस इज अ पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम, पिन जॉइंटेड फ्रेम. In this case, DS is equals to M plus R minus 2J. M plus R minus 2J. We just need to calculate number of members, reactions and joint. Quickly tell me number of members R और J की वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे बताइए कि यहाँ पे वैल्यूज क्या निकल के आएंगी. What is the value of static indeterminacy in this case? अगर मैं नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करूं, नंबर ऑफ मेंबर्स विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20. तो नंबर ऑफ मेंबर्स इज 20. एक्सटर्नल रिएक्शंस कितनी हो जाएंगी? दोनों यहाँ पे पिन ज्वाइंटेड है, दोनों एंड ये पिन ज्वाइंटेड है. नंबर ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ जॉइंट्स विल बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. नंबर ऑफ जॉइंट्स विल बी इक्वल टू 10. तो ds की बात करूं अगर मैं, तो ds विल बी कम्स आउट टू बी 20 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 4. मतलब जो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी है इस ट्रस की दैट इज इक्वल टू 4. वो किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू 4. ठीक है. इंडिटर्मिनेसी इन बीम्स की बात की थी, मैंने आपको बताया था बीम इज ऑलवेज इंटरनली डिटर्मिनेट, सो इंडिटर्मिनेसी इज ऑलवेज ड्यू टू एक्सटर्नल रिएक्शन. So ds was equals to r minus 3 minus rr. rr is the extra redundancy that we have. rr is the extra redundancy. ठीक है. यहाँ से सिर्फ आपको निकालना है एक्सटर्नल रिएक्शन -3 minus rr and you will get the value of indeterminacy in the case of beams. अब इस पर्टिकुलर बीम की बात कर लें तो नंबर ऑफ रिएक्शन हेयर इज 2, नंबर ऑफ रिएक्शन हेयर इज 1, नंबर ऑफ रिएक्शन हेयर इज 1. सो टोटल रिएक्शन इज इक्वल्स टू 2 plus 1 plus 1 equal to 4 and ds will comes out to be r minus 3 minus rr and that will equal to 4 minus 3 minus 1 equal to 0. Means this structure is statically determinate. I hope all the things are clear. आपको कोई भी दिक्कत हो you can ask me in the comment section. ठीक है. Kinematic indeterminacy. Next is kinematic indeterminacy. It is a measure of total possible displacements in a structure or it may be defined as total possible degree of freedom of the joints. इसी पर्टिकुलर केस की बात कर लेते हैं, एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको फटाफट से. ये आपके पास एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर है. अब जो मेरा फिक्स्ड एंड है अगर मैं उसको देखूं तो आपके पास 3 रिएक्शंस होती हैं फिक्स एंड पे, वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड अ मोमेंट. वर्टिकल रिएक्शन है दैट मींस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अलाउड. हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो नॉट अलाउड बिकॉज हॉरिजॉन्टल फोर्स इज देयर. एन एक्सटर्नल मोमेंट इज कमिंग ऑन द स्ट्रक्चर दैट मींस रोटेशन इज आल्सो नॉट अलाउड. मींस एट दिस जॉइंट देयर इज no displacement or no degree of freedom. Means degree of freedom is 0 here. Degree of freedom is 0 here. In this case if you see clearly there is a hinge here. तो यहाँ पे आपका एक थीटा अलाउड है, एक आपका थीटा अलाउड है. सेकेंडली आपका यहाँ पे रोलर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक रोलर है. दैट मीन्स अगर इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएं along the axis तो ये स्ट्रक्चर इस साइड मूव करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल करेगा. तो देयर इज अ डेल्टा हॉरिजॉन्टल आल्सो पॉसिबल, बट डेल्टा हॉरिजॉन्टल is only possible when this member is extensible. When this member is extensible, and if this is inextensible, delta is not possible. Delta is not possible. तो यहाँ पे हमारे पास 2 एग्जाम्पल बनेंगे, उसकी बात करेंगे. सबसे पहले नॉर्मल इसका डायरेक्ट फॉर्मूले की बात कर लेते हैं. ठीक है. द वैल्यू ऑफ डीके इज 3j minus r फॉर प्लेन फ्रेम्स. द वैल्यू ऑफ डीके इज 6j minus r फॉर स्पेस फ्रेम्स एंड फॉर प्लेन ट्रसेस this is 2j minus r and for the space trusses this is 3j minus r. This is the most generalized formula that we have for the calculation of kinematic indeterminacy. ठीक है. Now the important note here is in the entire structural analysis it is assumed that all members are inextensible, so length of the member does not changes. तो हमको जब भी अगर क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं हो कि मेरा स्ट्रक्चर मेंबर एक्सटेंसिबल है कि इनएक्सटेंसिबल है, मुझे ये मान के चलना है कि दैट योर मेंबर इज इनएक्सटेंसिबल. उसके हिसाब से मुझे कैलकुलेशन करनी है.
उसके हिसाब से मेरे पास यहाँ पे दो मॉडिफिकेशन निकल के आएंगे। फर्स्ट वन होगा आपका एक्सटेंसिबल इनएक्सटेंसिबल मेंबर के लिए द फॉर्मूला विल मॉडिफाइड एंड 3j माइनस आर में आपका m डैश और माइनस हो जाएगा। व्हाट इज m डैश? m डैश इज द नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर इन द स्ट्रक्चर। m dash is the number of inextensible member in the structure, ठीक है। एंड केस 2 इज जॉइंट हिंज्ड, मीन्स आपका कोई भी जॉइंट अगर हिंज है, इन दैट केस dk इज इक्वल टू 3j माइनस आर माइनस m डैश प्लस m माइनस 1। वहाँ पे आपका जितने मेंबर आके मीट कर रहे हैं -1 इतना ऐड हो जाएगा आपका, एंड दैट वैल्यू विल बी इंक्रीज इन द dk। 3j minus r minus m dash plus m minus 1, this is the formula for dk। तो ये मेनली कहानी थी आपकी। दिस वाज द बेसिक क्विक रिवीजन दैट आई नीड टू टेल यू अबाउट इंडिटर्मिनेसी ऑफ स्टैटिक एज वेल एज काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी। द नेक्स्ट पार्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। ये एडिशन आपका पॉइंट आ जाएगा, आपको डिटर्मिनेसी के साथ साथ में आपको स्टेबिलिटी भी चेक करना पड़ सकता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी इज if either force or momentum of equilibrium is not satisfied, momentum ना होगे, moment होगा यहाँ पे, moment of equilibrium। if force और moment equilibrium कोई भी अगर एक satisfy नहीं हो रहा है, then ये structure is said to be an unstable structure। उसको हम क्या बोल देंगे? एक unstable structure बोल देंगे। मेनली दो टाइप की इसके अंदर instability होती है। the first one is external instability। if the structure shows rigid body movement due to following reasons, first one is all the reactions acting in the structure are concurrent, then moment equilibrium is not attained। अगर आपके पास concurrent forces होंगे तो आपका moment equilibrium वहाँ पे नहीं आ पाएगा, and your structure will said to be an unstable structure like this। एग्जाम्पल आपका in this case आपका जो यहाँ पे reactions है, all reactions are concurrent, यहाँ पे जो है आपका मोमेंट इक्विलिब्रियम नहीं बन पाएगा, एंड योर स्ट्रक्चर विल इवेंचुअली डिस्टेबलाइज्ड एंड विल इवेंचुअली कोलैप्स। एंड सेकंड केस इज इफ द रिएक्शंस आर पैरेलल, लाइक इन दिस केस आपके पास तीनों रिएक्शंस क्या हैं? पैरेलल हैं। तो अगर मैं अलोंग द एक्सिस अगर एक फोर्स लगा दूं या फिर एक इंक्लाइंड फोर्स लगा दूं इस तरीके से, तो एक आपका कंपोनेंट आएगा और वो स्ट्रक्चर क्या करेगा? डिस्टेबलाइज कर देगा। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रसेस के लिए क्या होगा? इफ द वैल्यू ऑफ DSE और DSI ऑफ द स्ट्रक्चर इज नेगेटिव, देन द स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल, एंड इफ इट इज पॉजिटिव स्ट्रक्चर इज स्टेबल एंड इंडिटर्मिनेट, ठीक है। और जो सिंपलेस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑफ द ट्रस इज अ ट्राइंगल। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। दीज थिंग्स आई हैव डन स्पेसिफिकली टू क्लेरिफाई डाउट्स ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। जो लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर डाउट है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, सो आई हैव डिस्कस दिस थिंग, ओके। नाउ फ्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से। कुछ क्वेश्चंस ESC में एज आई हैव प्रॉमिस्ड, कुछ क्वेश्चंस में ESC के लेंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं SSC के अंदर, फ्यू क्वेश्चंस हम ESC के जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन द काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ द स्ट्रक्चर। We need to calculate kinematic indeterminacy, that means dk। dk का क्या फॉर्मूला था? For the case of frames 3j minus r minus m dash plus m minus 1, this was the formula। अब मुझे बोल दिया है इसने एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट करना है, मींस मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, दैट मींस आई नीड टू माइनस m dash। सारे मेंबर आपके इनएक्सटेंसिबल हैं, जस्ट वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ j, r, m dash एंड m। यहाँ पे आपको कोई भी इंटरनल हिंज नहीं है तो m इज इक्वल टू 0, ठीक है। नंबर ऑफ जॉइंट्स इज जस्ट नीड टू कैलकुलेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो नंबर ऑफ जॉइंट्स इज 11। रिएक्शन इज
3 2 5, यहाँ पे 3 आ गए आपके, 3 to 5, here it is 1, and what about this, what about this thing? So in this case जब आपके पास guided roller होता है, मैंने बताया भी था आपको, in guided roller there are two reactions that is present. So in guided roller there will be two reactions. तो number of reactions कितने हो जाएंगी? 3 plus 2 plus 1 plus 2. So 3 plus 2 is 5, 5 1 6 and 8. M dash is the number of members that is inextensible. All the members are inextensible. So M dash will be equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. So using this formula of decay, we can calculate 3 into 11 minus 8 minus 11. So 33 minus 19. This comes out to be 14. Answer will be 14. Answer will be 14. तो जो ओनली थिंग इसके अंदर इम्पोर्टेंट थी इट इज अ डिफरेंट थिंग जो इसको अच्छा क्वेश्चन बनाता है इज दिस गाइडेड रोलर. गाइडेड रोलर की वजह से दिस क्वेश्चन बिकम्स लिटिल ट्रिकी. जिसको नहीं पता गाइडेड रोलर के अंदर दो रिएक्शन है उसका क्वेश्चन पक्का गलत हो जाएगा. ओके चलिए मैच द फॉलोइंग करना है. यहाँ पे आपको बताना है फॉर डिफरेंट फ्रेम्स, प्लेन फ्रेम्स के लिए द फॉर्मूला इज 3m plus r minus 3j. For space trusses the formula is m plus r minus 3j. For the space frames this is 6m plus r minus 6j. So for A the option 4 will be correct, for B option 1 is correct, for C option 2 is correct. So 412, तो option D is here correct. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शन, सॉरी फॉर द क्वेश्चन सी 3. टोटल डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑफ द प्लेन फ्रेम. हमसे पूछा है ds की वैल्यू, ds की वैल्यू, ds की वैल्यू पूछा है हमसे. ठीक है ओके. फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास 3m प्लस r माइनस 3j. नंबर ऑफ मेंबर्स कैलकुलेट करने हैं, एक्सटर्नल रिएक्शंस कैलकुलेट करनी है, एक्सटर्नल जॉइंट कैलकुलेट करने हैं. कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ मेंबर्स हियर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. नंबर ऑफ मेंबर्स इज 12. एक्सटर्नल रिएक्शंस आर 3 on 1, so total 4 fixed members are there. 4 3 जा 12. J is number of joints 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. J is 11. And here value of RR will also come. That means M dash minus 1. M dash minus 1. So number of members meeting at hinge joint is 4 minus 1 is equals to 3. So RR is equals to 3. ds will comes out to be 3m, that is 3 into 12 plus r, that is 12 minus 3j, 3 into 11 minus rr is 3. So this is comes out to be 36 plus 12 minus 36. So this is 12. यहाँ पे जो एक चीज इंपॉर्टेंट थी दैट इज दिस हिंज. यहाँ पे m डैश माइनस 1 मतलब 3rr की वैल्यू है. सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये थी. द आंसर विल बी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. The total both internal and external degree of static indeterminacy of the plane frame shown in the given figure is, again ds का फॉर्मूला लगाना है 3m plus r minus
3J माइनस आर आर। M निकालिए, R निकालिए, J निकालिए, RR निकालिए एंड टेल मी द आंसर। क्विकली टेल मी द आंसर। Okay, number of members here is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Number of member is 15. Number of reaction is, this is fixed. So 3 members, 3 reactions here, 2 here and 2 here. Total 7 reactions are there. Number of joints is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. RR is 0 क्योंकि आपके पास कोई भी इंटरनल हिंज प्रेजेंट नहीं है. So value of DS will be equal to 3 into 15 plus R7 minus 3 into 12 minus 0. This will be 45 plus 7 minus 36. This is 52 minus 36. That comes out to be 16. The value of static indeterminacy here is option B, that is 16. ठीक है यहाँ तक. इस ट्रस के अंदर आपको निकालना है. अगेन सेम फॉर्मूला m प्लस आर माइनस 2j. m निकालिए, r निकालिए, j निकालिए. नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कोई भी डाउट बचा नहीं रहना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं बचा रहना चाहिए. दैट इज माई होल सोल एम ऑफ सॉल्विंग सो मच ऑफ क्वेश्चंस. ओके, टेल मी नंबर ऑफ मेंबर्स इज, शायद मैंने कराया भी था क्लास जस्ट इस एग्जांपल में. द आंसर वाज 4. चेक कर लीजिएगा इसको. इसका आंसर 4 है. चेक कर लीजिए फटाफट से. टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 इज स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है हमको. ऑफ दिस बीम एक फिक्स्ड एंड दे रखा है, हिंज दे रखा है. इजी. इंटरनल 0, एक्सटर्नल निकालना है. r माइनस 3 माइनस आर आर. नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन इज 3 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5. आर आर इज इक्वल टू 1. तो कितना हो जाएगा? ds इज इक्वल टू 5 माइनस 3 माइनस 1. दिस विल बी इक्वल टू 1. So this structure is statically indeterminate by degree 1. Option B is correct. So the last few questions. An statically indeterminate structure is not economical from the material. चलिए, is not economical from the material standpoint in comparison to a statically determinate. बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है. Your structure is not economical if it is indeterminate. ठीक है, it is economical if it is determinate. So this option is correct. If n redundants in a statically indeterminate structure of n degree of static indeterminacy are removed, the structure will become statically determinate but unstable. But unstable. This statement seems to be little wrong. ये स्टेटमेंट गलत लग रहा है. स्टैटिकली डिटरमिनेट बन जाएगा, दैट इज ओके, पर वो अनस्टेबल हो जाए, दैट इज नॉट द केस. सो आई थिंक दिस स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट. In the rigid frame analysis, the axial effects are ignored as their influence is negligibly small compared to bending and shear effects. बिल्कुल सही बात है. Only bending is considered. ठीक है, only bending is considered. ठीक है. So the third statement is also correct. So 1 and 3 is correct.
इज आर करेक्ट। तो 1 and 3, तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो आपके पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो ए और सी बोथ कैन बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बोथ कैन बी द करेक्ट आंसर। चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट डिटर्मिनेसी, इनडिटर्मिनेसी। आपकी यहाँ पे कहानी फिनिश हो गई। नेक्स्ट टॉपिक इज चैप्टर 2। बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको दे देता हूँ इसका, दैट इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। कल बढ़िया से मैं आपको इसका पिक्टोरियल भी दिखाता हूँ, कैसे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाते हैं और कौन कौन से इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम आपको इंपॉर्टेंट है। वैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट दीज टॉपिक्स आर रियली इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इन द स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो आपको मैं वो क्लासेस स्किप नहीं करना चाहता, सो दैट वाई आई विल कवर दिस टॉपिक ऑल्सो। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का मतलब ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर कोई पर्टिकुलर स्ट्रेस फंक्शन किस तरीके से वेरी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और आपको निकालना है कि सेक्शन मेरे पास सपोज दिस इज पॉइंट बी एट सम डिस्टेंस ए, एक सेक्शन है आपके पास और उसके ऊपर पॉइंट लोड मूव करना है। तो इस पॉइंट लोड के मूव करने की वजह से इस सेक्शन के ऊपर शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट किस तरीके से वेरी करेगा, वो जो हम प्लॉट करते हैं, दैट प्लॉट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का मतलब ये था कि आपका लोड स्टेशनरी है, एंड इन दिस केस लोड इज नॉट स्टेशनरी, लोड इज मूविंग, एंड सेक्शन इज स्टेशनरी या फिर सेक्शन इज फिक्स्ड। और उसके बाद जो आपके स्ट्रेस फंक्शन का वेरिएशन हम प्लॉट करते हैं, स्ट्रेस फंक्शन वेरिएशन प्लॉट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ILD, उसको हम बोलते हैं ILD। अब मुद्दा ये उठता है कि अब ये बना क्यों रहे हैं भैया, इसको बनाने की जरूरत क्या आ गई। फॉर एग्जाम्पल समझिए इस चीज को कि इफ यू आर मूविंग फ्रॉम अ ब्रिज, आप एक ब्रिज से मूव कर रहे हैं और आपको एक पर्टिकुलर गर्डर पे, एक ट्रस पे आपको निकालना है कि मैक्सिमम आपका फोर्स कब आएगा, जब आप उसके मिडिल पोर्शन पे होंगे या फिर उसके एंड से कुछ डिस्टेंस पे होंगे, किस पे आपका वैल्यू ऑफ स्ट्रेस फंक्शन, चाहे वो बेंडिंग मोमेंट है, चाहे वो शियर फोर्स हो, चाहे वो एक्सियल फोर्स हो, चाहे वो थ्रस्ट हो, वो चीज मैक्सिमम कब आएगी, वो चीज कैलकुलेट कैसे होगी, जब हमको पता होगा कि आप उसके अलोंग अगर मूव कर रहे हैं तो आपके मूव करने से वो स्ट्रेस फंक्शन कैसे वेरी कर रहा है। इसीलिए वो हम प्लॉट करते हैं और उसके हिसाब से हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं, बहुत शानदार चीजें आने वाली हैं। कल आप लोगों से इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं मैं इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन द नेक्स्ट क्लास, और कुछ बहुत शानदार क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करने वाला हूं जो मुझे लगता है कि आजकल SSC JEE के अंदर पूछा जाता है। व्हाट आई थिंक नाउ डेज इज कि आपका SSC का जो भी क्वेश्चन पैटर्न है वो भी थोड़ा सा इंक्लाइंड हो रहा है टुवर्ड्स द बेटर लेवल। ठीक है, तो आई थिंक दीज टॉपिक्स नीड्स टू बी गिवन फोकस विद लिटिल बिट ऑफ इट। तो मैं ट्राई करूंगा कि जो भी आपके नेक्स्ट 5-6 क्लासेस होंगी उसके अंदर जो मेन टॉपिक्स हैं सारे आपको फिनिश करवाए जाए। कल हम बात करेंगे शुरू यहीं से अबाउट इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्वेश्चंस की बात करेंगे, और हम ये देखेंगे कि आपको मैक्सिमम स्ट्रेस फंक्शन कैसे निकालना है। अब वो कैसे कैसे निकालना है उसकी बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेस फंक्शन और पूरे बीम के अंदर कहाँ पे आपका मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा। whole sole aim of plotting shear force diagram, bending moment diagram, influence line diagram is that we need to calculate maximum value of stress function। हमको इसका stress function calculate करना is the whole sole value। is this clear? कल यहीं शुरू करेंगे। be connected in the same time पे हम डिस्कस करेंगे। the next topic after this will be the method of structure analysis। तो बहुत शानदार तरीके से आपका कवर होने वाला है। just be patient, बी विद अस। ठीक है, और आपके पास टाइम भी है, अब तो आपका पेपर भी पोस्टपोन हो गया है, सो देयर इज नॉट एन इशू। अब कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कंसेप्ट डिस्कस करते हुए चलिए। एंड यस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन, प्लीज शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ऑफ अनअकैडमी SSC JEE। इसके अलावा आई हैव डिस्कस्ड अ मॉक टेस्ट
जो लोग नहीं देख पाए, जिन्होंने नहीं अटेंड किया वो पेपर, गो थ्रू दैट वीडियो। आप उसको अभी भी लाइव डिस्कस कर सकते हैं, लाइव तो आपको टेस्ट की तरह मिल जाएगा यहाँ पे आपको ऑन दिस चैनल, ठीक है। और उसके सॉल्यूशंस मैंने स्पेशल क्लास में डिस्कस किए हैं। स्पेशल क्लासेस यू कैन सर्च माय प्रोफाइल अविनाश झा, वहाँ पे आपको मेरी सारी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी। तो वहाँ मैंने उसके सॉल्यूशंस डिस्कस कर रखे हैं, यू कैन गो एंड वॉच देयर ऑल द सॉल्यूशंस जो आपके मॉक टेस्ट के हैं। एंड इफ यू वांट कि सच सेशंस शुड बी रिपीटेड, यू शुड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे बताइए, चाहे आप उस मॉक सेक्शन के कमेंट सेक्शन में बताइए, टेल मी इफ यू वांट सच सेशंस टू बी रिपीटेड, आई विल ट्राई एंड ब्रिंग सच मोर सेशंस। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे सेशंस आर मोर हेल्पफुल, आर वेरी हेल्पफुल, ठीक है। अगर ऐसे सेशंस यहाँ पर अगर 2-3 दिन में भी अगर एक बार कर पाए, अगर 2-3 दिन में भी एक बार अगर अटेंड कर पाए, तो क्या होगा कि आपको थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चंस जो पक्का पूछे जा सकते हैं इन द एसएससी जेईई एग्जामिनेशन। तो गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो, गो थ्रू द अदर वीडियो जो आपको अवेलेबल है, वहाँ पे जाइए और सारे के सारे बेनिफिट लीजिए। बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। यू ऑल नो that technical non-technical all the things are covered here. Just need to support us by clicking the like buttons, sharing the videos with your friends and subscribing this channel of Unacademy SSC JEE. क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए ओके, चलिए आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गेटिंग बेनिफिटेड। कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क मी ऑन टेलीग्राम। काफ़ी बच्चे डाउट पूछ भी रहे हैं। दिस इज़ माई टेलीग्राम नंबर 6378568935। एंड इफ आई फील कि आपके डाउट्स जेन्युइन है, बाकी बच्चों को भी आ सकते हैं, आई विल टेक दोज डाउट्स इन द क्लासेस। जैसे कि मेरे को कल की क्लास में किसी ने बोला इसे डिटर्मिनेसी एक बार और समझा दीजिए, तो आई हैव टेकन ऑल थ्रू द कंसेप्ट फ्रॉम जीरो, ठीक है। तो मैंने उसको वापस लेके आया। सो टाइम है आराम से, यू कैन डिस्कस योर क्वेरीज, यू कैन डिस्कस विद मी, यू कैन डिस्कस विद अदर फैकल्टीज, और वहाँ पे आप खुद को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। ओके चलिए आज की क्लास यही फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।